नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण की विशेषताओं पर। अर्थात एक शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है, किस प्रकार की विचारधारा को लेकर यदि एक शिक्षक चले तो वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है, किन विशेषताओं को उसमें शामिल किया जाता है जिससे वह एक अच्छा शिक्षण बन सके, तो उस पर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। इस पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हम कुछ बिंदुओं को जानेंगे पहले, जिस पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए उन बिंदुओं को देखते हैं। प्रेरणादायक, प्रगतिशील, सहयोगात्मक, सुझावात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पूर्व ज्ञान आधारित, सहानुभूति व दयापूर्ण शिक्षण, सजीवता व सजगता, अनुसंधान के नवीन विकल्पों से युक्त, जनतंत्रीय जिसे प्रजातंत्रीय शिक्षण भी कहा जा सकता है, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, छात्र सहयोगिता, छात्र योग्यताओं को संवर्धन, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित और शिक्षक के मधुर संबंध। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं यहाँ प्रेरणादायक, अर्थात शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह शिक्षण प्रेरणादायी होता है। यानी एक शिक्षक अपने छात्रों को इस आधार पर शिक्षण करवाता है कि जिस भी सूचना का आदान प्रदान उसके माध्यम से किया जा रहा है, उससे उसके छात्र, उसके विद्यार्थी किसी न किसी प्रेरणा को प्राप्त कर सकें और प्रेरणा पर प्राप्त मूल्यों के आधार पर ही अपने जीवन का निर्वहन आगे चलकर कर सकें। तो शिक्षण की पहली विशेषता की हमने बात की प्रेरणादायक। फिर हम बात करें शिक्षण की विशेषता है प्रगतिशील। प्रगतिशील से यहाँ पर तात्पर्य है कि सदैव आगे बढ़ता हुआ शिक्षण होना चाहिए। ऐसा शिक्षण नहीं जो बच्चे को पीछे की ओर ले जाए, या एक जगह पर स्थिर शिक्षण नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रगति की ओर ही होना चाहिए। यदि एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए हमने नर्सरी क्लास में ABCD लिखना सीखा या जाना, उसके बाद हमने अक्षरों को जोड़ना सीखा, फिर हमने वाक्य बनाने सीखे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे के स्टेप पर, आगे के बिंदु पर चर्चा करते चले गए और हमने आगे ही आगे ज्ञान प्राप्त किया, जो कि सदैव क्या था, प्रगतिशील था। यानी ना तो एक जगह स्थिर हो और ना ही पीछे की ओर ले जाने वाला हो। शिक्षण कैसा होना चाहिए, कैसी विशेषता होती है उसकी कि वह हमेशा प्रगतिशील होता है। फिर हम बात करें शिक्षण की विशेषता है, वह सहयोगात्मक होता है। यानी एक कक्ष में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं आपसी सहयोग की भावना को अर्पित करते हुए शिक्षण करते हैं। ऐसा दायित्व बनता है एक शिक्षक का कि वह इस विशेषता को अपने शिक्षण में लागू करे। जब शिक्षक का स्वयं का सहयोगी स्वभाव होगा, ठीक तभी वह अपने छात्र छात्राओं को सहयोग के लिए प्रेरित कर सकेगा। फिर बात करें सुझावात्मक। सुझावात्मक से यहाँ तात्पर्य है कि शिक्षण के भीतर सदैव शिक्षक एक सुझावकर्ता की भूमिका में रहता है। यानी छात्र छात्राओं को शिक्षण के मध्य आने वाली किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और सुझाव की प्रक्रिया को अपनाता है। केवल शिक्षण ही नहीं, अपितु उसके जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर भी शिक्षक चर्चा करता हुआ उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, सुझाव देता है। फिर हम बात करते हैं निदानात्मक की। अब निदानात्मक को यहाँ मैं अकेले चर्चा नहीं करूँगी, मैं इसके साथ चर्चा करूँगी उपचारात्मक की। आपको कई किताबों में ये दोनों शब्द या तो एक ही भाव में मिलेंगे और या फिर दोनों में से एक शब्द मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि अक्सर आपको पढ़ने में मिलेगा कि ये दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, और निदान अर्थात उपचार, उपचार अर्थात निदान, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है निदान क्या है और उपचार क्या है। सबसे पहले इन शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। निदान की बात करें तो निदान अंग्रेजी के डायग्नोसिस से निकला है। यानी अंग्रेजी में कहा जाता है डायग्नोसिस, तो उसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, निदान। अब डायग्नोसिस का अर्थ क्या है? डायग्नोसिस का अर्थ है कि रोग को जानना व उससे संबंधी निर्णय लेना। यानी पहले किसी भी प्रकार की समस्या यदि छात्र के शिक्षण में, यदि हम इसकी बात करें तो शिक्षण में यदि बात कर रहे हैं तो किसी भी छात्र की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी प्रकार की बाधा है, तो उस बाधा को जानना व
उससे संबंधित निर्णय लेना कि इस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। ये डायग्नोसिस सिर्फ यहाँ तक सीमित होता है। उसके बाद यदि बात करें उपचारात्मक की, तो सबसे पहले बात करते हैं उपचारात्मक शब्द कहाँ से आया। उपचारात्मक शब्द आया औषधीय शास्त्र से। जो हमारे भारतीय परंपरा के औषधीय शास्त्र हैं, औषधीय शास्त्र से उपचार शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये औषधीय शास्त्र से उपचारात्मक अर्थात उपचार कर देना। डायग्नोसिस तक जब हम सीमित थे तो हमने मात्र रोग को जाना, उसके संबंधी निर्णय लेने का प्रयास किया कि इसमें क्या किया जा सकता है, और उपचारात्मक में जो निर्णय लिया गया उसको कर देना। इसको एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी रोग का इलाज यदि ऑपरेशन करना है, ऑपरेट करना है, तो निदान के माध्यम से मात्र परामर्श दिया गया, कारणों को जानकर यह कहा गया कि इसका ऑपरेट किया जाएगा, इसके लिए ऑपरेशन करना आवश्यक है। अब उपचारात्मक में क्या होगा, उपचारात्मक में वह ऑपरेशन कर दिया जाएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ कमियों को जानना, उससे संबंधित निर्णय लेना और यहाँ पर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। अब इसको शिक्षण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षण में यदि किसी बच्चे की अवांछित व्यवहार को देख रहा है शिक्षक, उसे लग रहा है कि यह बच्चा किसी प्रकार के अवांछित व्यवहार को कर रहा है, या वह बच्चा किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई दिक्कत है उसे, तो यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाता है, उसका एक शिक्षक के द्वारा निदान किया जाता है कि उसकी परेशानी का कारण क्या है, उसके अवांछित व्यवहार का कारण क्या है। तो कारण जान लिया, अब वह निर्णय लेने का प्रयास करता है कि इस परेशानी को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है। निर्णय ले लिया, डायग्नोसिस कर लिया, अब वह उपचार पे चलता है, अब वह उसका उपचार करता है। तो ध्यान रखना है, ये दोनों एक ही शब्द, एक ही अर्थ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। और अक्सर जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में यही दो शब्द, यदि प्रश्न आता है तो ये दो शब्द बहुत दिक्कत करते हैं। ऊपर लिखा होता है कि एक बच्चे के अवांछित व्यवहार को जानना और उससे संबंधित निर्णय लेना निम्न में से है। उपचार, निदान, साथ में दो अन्य कोई और विकल्प दिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यदि सिर्फ ये कहा गया कि कारणों को जाना है तो निदान है, और यदि ये कहा गया कि उसका उपचार कर दिया गया या दूर करने का प्रयत्न किया, दूर करने का प्रयत्न कब करेंगे, उपचार में करेंगे। अवांछित व्यवहार को, त्रुटियों को, किसी भी प्रकार की कमी को, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने का प्रयास कहाँ किया जाएगा, उपचारात्मक में किया जाएगा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि निदानात्मक और उपचारात्मक एक ही अर्थ के शब्द नहीं हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। चलिए अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान आधारित, यानी एक शिक्षण की विशेषता होती है कि वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अब पूर्व ज्ञान क्या है कि हम जिस भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित छात्र पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष उदाहरण ले लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षण की विशेषताओं की। ऐसा नहीं कि आज हमने पहली ही क्लास में शिक्षण की विशेषताओं का प्रकरण ले लिया, क्योंकि हम प्रारंभ से बात करते आ रहे हैं शिक्षण की अवधारणा, फिर अर्थ, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर हमने उसके उद्देश्यों पे बात की, फिर हमने अब जाकर के शिक्षण की विशेषताओं पर हम पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब कि हम ये जानते हैं शिक्षण पर छात्र पूर्व ज्ञान रखते हैं, तो धीरे धीरे उस स्टेप को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हुआ पूर्व ज्ञान पर आधारित। यदि छोटी कक्षाओं की बात की जाए तो हमने ये हमेशा देखा है कि एक कक्षा का पाठ्यक्रम दूसरी कक्षा से अत्यधिक मिलता जुलता सा प्रतीत होता है। बस उसमें अंतर ये रहता है कि पहले जो पाठ पढ़ा वही पाठ प्रगति करता हुआ, वही पाठ संबंध बिठाता हुआ अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने व्याकरण का यदि प्रारंभ किया तो हमने सबसे पहले जाना कि संज्ञा क्या होती है, बस इतना ही सीमित था। संज्ञा की परिभाषा या उसका कोई एक उदाहरण, इतने तक सीमित। फिर हम जैसे जैसे कक्षा बढ़ते गए वैसे वैसे इसके उच्च स्तर को हम ग्रहण करते गए। तो हमने जाना संज्ञा के भेद इतने होते हैं, फिर हमने भेदों की परिभाषा को जाना, फिर उसके उदाहरणों को जाना, फिर हमने संज्ञा को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में रूपांतरित करना सीखा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जो यहाँ पर पहले हम बात कर चुके थे प्रगतिशील की, तो ये प्रगति को भी दर्शाती है और साथ ही साथ ये पूर्व ज्ञान को भी आधार
मान रही है। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। फिर हम बात करते हैं सहानुभूति व दयापूर्ण शिक्षण। यानी एक शिक्षण ऐसा होता है जिसमें सहानुभूति की भावना भी होती है और दया की भावना भी होती है परिस्थितियों के अनुरूप। ऐसा नहीं कि शिक्षक दंड की प्रवृत्ति को अपनाते हुए दंडात्मक विधि का प्रयोग करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे सहानुभूति भी रखनी पड़ेगी और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक उसका आदर्श होता है। जैसा व्यवहार एक शिक्षक करेगा वैसा ही व्यवहार बच्चे अपने भीतर ढालने का प्रयास करते हैं। तो यदि शिक्षक स्वयं सहानुभूति व दयापूर्ण व्यवहार को अपनाता है तो आगे छात्र छात्राएं भी उसी व्यवहार को अपनाने का प्रयास करते हैं। फिर हम बात करते हैं सजीवता व सजगता। यानी एक अच्छा शिक्षण जिसकी विशेषता होती है कि वह सजीव होता है और सजग होता है। सजीव कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा जिसमें बच्चों के मन में कल्पना बनने लगती है, कल्पना जन्म लेने लगती है। मान लीजिए वह कोई स्टोरी पढ़ा रहा है, कोई कहानी पढ़ा रहा है, तो कहानी को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वह कहानी सजीव चित्रित हो उठे बच्चों की आंखों के समक्ष। तो इसके लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, जब हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे तब इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि सजीव किस प्रकार से होती है या सजग। अच्छा, सजग की बात करें तो सजगता का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो कक्ष में विद्यार्थी बैठे हैं वो सजग रहें, सचेत रहें, ऐसा शिक्षण एक शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। यदि कक्ष का वातावरण नीरस है तो वह शिक्षण प्रभावी नहीं होता। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है? अच्छे शिक्षण की विशेषता यही है कि एक कक्ष में सभी बच्चे सचेत व सजग अवस्था में रहें, वो शिक्षक द्वारा बताई जा रही बात पर ध्यान दे रहे हों। फिर हम बात करें अनुसंधान के नवीन विकल्पों से युक्त। यानी एक अच्छा शिक्षण वही है जहाँ पर हर प्रकृति के छात्र छात्राओं को अपनी रुचि से संबंधित क्षेत्रों में जाने का अवसर मिले। अनुसंधान के नवीन विकल्प उनके लिए खुले हों। यानी एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने शिक्षण को इतना सुचारू, इतना व्यवस्थित और इतना नवीन विकल्पों से युक्त रखे कि प्रत्येक विद्यार्थी के रुचि के अनुसार उसे नवीन क्षेत्र खोजने का उसमें अवसर प्राप्त हो सके। फिर हम बात करते हैं जनतांत्रिक व प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है। शिक्षण की विशेषता होती है कि वह जनतांत्रिक होता है। अब जनतांत्रिक का तात्पर्य यहाँ पर है समानता से। समानता से कि एक कक्ष में बैठे सभी छात्र प्रत्येक स्वरूप में समान हैं, चाहे वह जातिगत आधार की विभिन्नता है, चाहे वह उनके बुद्धि स्तर, मानसिक स्तर के आधार पर यदि विभिन्नता है, किसी भी प्रकार की विभिन्नता है, लेकिन एक शिक्षक के लिए उसकी कक्ष में बैठे सभी छात्र समान होते हैं। समानता के भाव को लेकर ही वह शिक्षण करवाता है, जिसके आधार पर सभी विद्यार्थी आपसी सहयोग व मेलजोल के आधार पर अपने व्यवहार को बनाते हैं। जब एक शिक्षक के द्वारा समानता प्रदर्शित की जाती है तो छात्र छात्राओं के लिए भी सभी समान हैं, सभी आपसी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। तो ये जनतांत्रिक शिक्षण होता है, शिक्षण की विशेषता होती है। फिर हम बात करें अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। अपेक्षित अर्थात चाही गई सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें होता है। यानी एक बच्चा यदि किसी प्रकार के प्रश्न को पूछता है या किसी प्रकार के ज्ञान को वह जानना चाहता है तो वह अपेक्षा कर रहा है उस ज्ञान की, तो अपेक्षित ज्ञान का आदान प्रदान होना आवश्यक है। एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे और उसे चाहे गए ज्ञान को प्रदान करे। अब यहाँ पर शिक्षक की भी अपेक्षाएं होती हैं, वह भी चाहता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित वह सूचना बच्चों तक पहुँचा सके। तो यही आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है, यही एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। फिर हम बात करते हैं प्रभावी नियोजन। प्रभावी नियोजन का तात्पर्य यहाँ सीधे सीधे पाठ योजना से है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है और पुनः भी आने की संभावना है। प्रभावी नियोजन बहुत आवश्यक है एक अच्छे शिक्षण के लिए। एक अच्छे शिक्षण के मुख्य गुण की यदि बात करें तो प्रभावी नियोजन वहाँ पर हम कह सकते हैं। प्रभावी नियोजन से तात्पर्य पाठ योजना के निर्माण से है कि एक शिक्षक कक्ष में जाने से पूर्व, अपना व्याख्यान देने से पूर्व, बच्चों को कुछ भी समझाने से पूर्व
स्वयं पूरी तैयारी के साथ जाए कि उसे क्या कराना है, क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को उदाहरण देने हैं, किस प्रकार से उसे शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाना है, किन किन शिक्षण विधियों का उसने प्रयोग करना है, किस दृश्य श्रव्य सामग्री का यदि प्रयोग करने की आवश्यकता है तो वह उसे लेकर जाना है, छात्र सहभागिता किस प्रकार से लेनी है, मूल्यांकन प्रश्न किस प्रकार से करेगा, मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन वह स्वयं का किस प्रकार से करेगा। तो ये सारी चीज़ों का एक पूरा जो खाका तैयार होता है, पूरी जो रूपरेखा तैयार होती है, वही पाठ योजना कहलाती है। और पाठ योजना ही क्या है, प्रभावी नियोजन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है कि प्रभावी नियोजन एक कक्षा का होना चाहिए, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, पाठ योजना आवश्यक है। फिर बात करें छात्र सहभागिता। देखिए ये बहुत ही आवश्यक है एक अच्छे शिक्षण के लिए। अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है कि छात्र भी पूर्ण रूप से सहभागीदारी कक्षा कक्ष में निभा रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह अपने शिक्षण के बीच बीच में छात्रों की सहभागिता लेते रहें। अब यहाँ तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ मोबाइल से बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पर बात किस प्रकार से पहुंच रही है, तो यहाँ पर मैं आपकी सहभागिता नहीं ले सकती। हाँ, आप कमेंट के जरिए सहभागिता अपनी दे सकते हैं, वो एक अलग जरिया है। लेकिन एक प्रत्यक्ष जो कक्षा कक्ष की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो इसमें छात्र सहभागिता बहुत आवश्यक है। यदि एक शिक्षक छात्र सहभागिता नहीं लेगा तो कक्षा कक्ष का वातावरण नीरस हो जाएगा और छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे, पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। साथ ही साथ वह शिक्षक द्वारा बताई जा रही बात को भी सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। तो जब तक एक शिक्षक अलर्ट नहीं होगा, वह छात्रों से सहभागिता नहीं लेगा। अच्छा, अब यहाँ सहभागिता किस प्रकार से ली जा सकती है, प्रश्न पूछकर सहभागिता ली जा सकती है, पाठ पढ़वाकर सहभागिता ली जा सकती है, किसी और माध्यम से कोई आपने मॉडल बनाया, कोई प्रयोग किया तो उसमें छात्रों की सहभागिता ली जा सकती है। तो अनेक माध्यम है छात्र सहभागिता लेने के जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो। फिर हम बात कर रहे हैं छात्र योग्यताओं को संवर्धन, यानी प्रत्येक छात्र की अपनी एक जो योग्यता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है एक अच्छे शिक्षण में। एक अच्छा शिक्षण वही है जो छात्र की योग्यता को बढ़ाए, ना कि उसे रोके या कम करे। क्योंकि एक अच्छा शिक्षण जब होगा तब छात्र पढ़ने में रुचि लेगा, जब पढ़ने में रुचि लेगा तो वह नई चीज़ों को जानने के प्रति जिज्ञासु होगा, और जब वह जिज्ञासु होगा और शिक्षक अपना दायित्व समझते हुए उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसके उस उत्तर को देकर के अन्य एक नया प्रश्न खड़ा करे और उसे जानने के लिए प्रेरित करे, तो यह उसकी योग्यता में वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ हम चर्चा करते हैं संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति, यानी शिक्षक द्वारा संवेगों पर स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे छात्र भी उसी स्थिति को अपना सके और संवेगों को स्थिर रखने की ओर अग्रसर हो सके। अब यहाँ पर संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य क्या है? संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य है कि पल पल में बदलने वाले हमारे संवेगों पर हमारा नियंत्रण आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि एक कक्षा कक्ष में शिक्षक के भी संवेग बदलते रहते हैं, चाहे वो छात्र की प्रतिक्रिया के माध्यम से हो, चाहे वह किसी और माध्यम से हो, संवेग बदलते हैं। लेकिन उसका यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि शिक्षक अपने संवेगों पर अस्थिर होकर के, अपने संवेगों से नियंत्रण खोकर अपने विद्यार्थियों से किसी अवांछित व्यवहार को स्वयं करने का प्रयत्न करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता बहुत ही आवश्यक होती है। यह शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे छात्र भी संवेगात्मक स्थिरता के प्रति जागरूक होते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा शिक्षण प्रभावी होने के लिए शिक्षण विधियों की मांग करता है, यानी जिस विषय को पढ़ाना है, जिस बिंदु को, जिस प्रकरण को पढ़ाना है, उससे संबंधित कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। साथ ही साथ यहाँ स्तर को भी देखा जाता है कि प्रारंभिक स्तर के बच्चों को यदि पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षण विधि अलग होगी, माध्यमिक स्तर के लिए अलग होगी और उच्च शिक्षा के लिए अलग होगी। जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं मात्र, क्योंकि न तो हमारे पास यहाँ विकल्प है और कि आप मेरे समक्ष प्रत्यक्ष नहीं हैं तो हम अन्य विकल्प रख पाते, और साथ ही साथ न ये ऐसा कोई प्रकरण या न ये ऐसा कोई बिंदु है कि हम इसमें कुछ और कर सकें। हाँ, जितनी नवीनता हम अपना सकते हैं उतनी हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तकनीक का सहारा ले रहे हैं, हम नए विकल्प को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मुख्य बिंदुओं को एक चित्र के माध्यम से आपको मैं प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही हूँ। तो जितना हम इसमें
संशोधन कर सकते हैं उतना करने का प्रयास है। तो यही क्या है, एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है कि उत्तम शिक्षण विधियों पर वह आधारित हो। फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षक के मधुर संबंध। ये बहुत आवश्यक है कि जब तक एक शिक्षक के स्वयं के मधुर संबंध नहीं होंगे तो विद्यार्थी उसके लिए प्रेरित कतई नहीं होंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। बाल्यावस्था में जब हम 5वीं 6ठी कक्षा में थे, अक्सर जब घर से गृह कार्य करके ले जाने की बारी आती थी तो हम उन विषयों का गृह कार्य सबसे पहले करते थे जिसमें मार पड़ने की संभावना होती थी, या उन विषयों का जिसमें हमें रुचि हो। दो ही तरह के कार्य हम सबसे पहले करते थे, या तो उस विषय का काम करते थे जिसमें हमें रुचि हो, या फिर उससे भी पहले उसका कार्य ज़रूरी होता था जिसका हमें पता था कि वो सर या मैम गुस्से के स्वभाव वाले हैं तो उनका कार्य करना अति आवश्यक है, तो हम उनका कार्य सबसे पहले करते थे। बाकी हम चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे कल स्कूल में। तो ये जो चीज़ है ये क्या दर्शाती है कि एक शिक्षक के व्यवहार ने क्या छाप छोड़ी विद्यार्थियों पर, बच्चों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक के मधुर संबंध होंगे तभी विद्यार्थी जो है अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं, स्वयं के संबंध भी मधुर रख सकते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयास किया एक अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। यदि आपको मेरा किया प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।